1980 के दशक में विश्व के दो सबसे विवादास्पद व्यक्तित्व उभरे। एक तरफ कोलंबिया का कोकीन सम्राट पाब्लो एस्कोबार, जो दुनिया का सबसे अमीर और खतरनाक अपराधी बन गया, तो दूसरी तरफ क्यूबा के क्रांतिकारी नेता फिदेल कास्त्रो, जो कम्युनिस्ट विचारधारा का चेहरा थे। ये दोनों कभी आमने सामने नहीं मिले, लेकिन कई पूर्व नार्को तस्करों, किताबों और जांच रिपोर्टों के मुताबिक इनके बीच एक छिपी हुई दोस्ती थी, जो ड्रग तस्करी की दुनिया को हिला देने वाली थी। ये कहानी है धन, सत्ता, विश्वासघात और रहस्य की, जहां एक क्रांति की आड़ में ड्रग्स का साम्राज्य फलता फूलता नजर आता है। पाब्लो एस्कोबार का उदय कोलंबिया के मेडेलिन शहर से शुरू हुआ। 1949 में जन्मा यह शख्स शुरुआत में कार चोरी और तस्करी करता था, लेकिन 1970 के दशक में कोकीन के व्यापार में कूद पड़ा। मेडेलिन कार्टेल का सरगना बनकर उसने कोलंबिया के जंगलों से कोकीन को अमेरिका तक पहुंचाने का नेटवर्क खड़ा किया। 1980 के दशक में वह दुनिया की 80% कोकीन सप्लाई नियंत्रित करता था। फोर्ब्स मैगजीन ने उसे दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल किया। उसकी संपत्ति अरबों डॉलर की थी, लेकिन एस्कोबार सिर्फ एक अपराधी नहीं था, वह गरीबों का रॉबिनहुड बनना चाहता था। कोलंबिया में स्टेडियम, अस्पताल और घर बनवाकर वह जनता का हीरो बन गया। राजनीति में भी एंट्री मारी। साल 1982 में कांग्रेस का सदस्य बना, लेकिन उसके हाथ खून से सने हुए थे। पाब्लो ने हजारों हत्याएं करवाई, बम धमाके करवा कर दहशत फैलाई, जजों, नेताओं और पत्रकारों को भयावह मौत दी। वह कहता था, प्लाटा ओ प्लेमो, चांदी या सीसा, मतलब रिश्वत लो या फिर गोली खाओ। दूसरी तरफ फिदेल कास्त्रो, 1959 की क्यूबाई क्रांति के नायक, जो अमेरिका के खिलाफ खड़े होकर सोवियत संघ के सहारे अपनी कम्युनिस्ट व्यवस्था चला रहे थे। लेकिन 1980 के दशक में क्यूबा आर्थिक संकट में था। सोवियत से मिलने वाली सहायता कम हो गई थी। क्यूबा को डॉलर की जरूरत थी। अमेरिकी प्रतिबंधों ने अर्थव्यवस्था को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। कई जांच एजेंसियों और गवाहों के मुताबिक क्यूबा ने एक गुप्त रास्ता अपनाया, ड्रग तस्करी को आंख बंद कर अनुमति देना। अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी यानी DEA की रिपोर्ट में क्यूबा को ड्रग्स के ट्रांजिट पॉइंट के रूप में चिन्हित किया गया। यहाँ से शुरू होती है पाब्लो एस्कोबार और कास्त्रो के बीच एक अनकही दास्तान। पूर्व नार्को तस्करों के अनुसार मेडेलिन कार्टेल ने क्यूबा को कोकीन की सुरक्षित रूट के रूप में इस्तेमाल किया। एस्कोबार की कोकीन कोलंबिया से मेक्सिको होते हुए क्यूबा पहुंचती और वहां से अमेरिका। क्यूबा ही क्यों? क्योंकि क्यूबाई जल सीमा और हवाई क्षेत्र अमेरिकी रडार से बचने के लिए परफेक्ट थे। क्यूबाई सेना की नावें और विमान ड्रग शिपमेंट की सुरक्षा करते थे। इसकी सबसे बड़ी गवाही एस्कोबार के सबसे भरोसेमंद हिटमैन जॉन जैरो वास्केज उर्फ पोपॉय से मिलती है। अपनी किताब द रियल पाब्लो में पोपॉय ने खुलासा किया कि एस्कोबार का संपर्क फिदेल कास्त्रो से निराकागुआ के संदिनिस्ता क्रांति के समय से था। निराकागुआ में संदिनिस्ता विद्रोहियों की मदद करते हुए एस्कोबार ने क्यूबा से संबंध बनाए। पोपॉय के अनुसार एक व्यक्ति जॉर्ज ओवेदानो उर्फ एल क्रोकोडिलो ने एस्कोबार को फिदेल कास्त्रो के भाई राउल कास्त्रो से जोड़ा। राउल कास्त्रो सीधे कोकीन शिपमेंट संभालते थे। पोपॉय अपनी किताब में लिखता है, पाब्लो एस्कोबार फिदेल कास्त्रो से दोस्ती रखता था। वे कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले, लेकिन पत्रों और तीसरे व्यक्ति के जरिए लगातार संपर्क में थे। लेकिन इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला किरदार है नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक गैब्रियल गार्सिया मार्केज। मार्केज कथित रूप से इन पत्रों का माध्यम बना। पोपॉय और अन्य गवाहों ने बताया कि मार्केज, जो फिदेल के करीबी दोस्त थे, एस्कोबार के पत्र क्यूबा पहुंचाते थे। ये पत्र ड्रग शिपमेंट और भुगतान के बारे में होते थे। एक इंटरव्यू में पोपॉय ने कहा, राउल कास्त्रो पाब्लो एस्कोबार से कोकीन लेते थे और फिदेल को सब पता था। कार्लोस लेडहर मेडेलिन कार्टेल के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। उसने भी जेल से रिहा होने के बाद खुलासा किया। अपनी किताब विदा वाई मुर्टे डेल कार्टेल द मेडेलिन में लेडहर ने कहा, मैंने एस्कोबार और गुस्तावो गैविरिया को क्यूबा से जोड़ा। सैकड़ों टन कोकीन क्यूबा के सरकारी समर्थन से अमेरिका पहुंची। फिदेल कास्त्रो इस ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर थे, उन्हें सब पता था। लेडहर के अनुसार यह धंधा 1980 के शुरुआती वर्षों में शुरू हुआ
और 1989 तक चला। 1980 के दशक में कई शिपमेंट क्यूबा से पकड़े गए। अमेरिकी जांच में पाया गया कि क्यूबाई अधिकारी रिश्वत लेकर ड्रग तस्करों की मदद करते थे। 1989 में बड़ा मोड़ आया। क्यूबा में जनरल अर्नाल्डो ओचुआ और टोनी डे ला गार्डिया जैसे उच्च अधिकारियों को ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ओचुआ क्यूबा के हीरो थे। अंगोला युद्ध में वीरता दिखाने के लिए वो काफ़ी फेमस थे, लेकिन फिदेल कास्त्रो ने उन्हें मौत की सज़ा दी। कई विश्लेषक मानते हैं कि यह सज़ा अमेरिकी जांच से बचने के लिए थी, क्योंकि ठीक उसी समय DEA क्यूबा की भूमिका की जांच कर रही थी। फिदेल ने कहा था कि ये अधिकारी बिना उसकी जानकारी के तस्करी कर रहे थे, लेकिन पोपॉय और लेडर जैसे गवाह कहते हैं कि यह मुमकिन नहीं है। क्यूबा में इतने बड़े स्तर पर कुछ भी फिदेल कास्त्रो और राउल कास्त्रो की इच्छा के मुताबिक नहीं हो सकता। एस्कोबार क्यूबा के रूट से बहुत खुश था। पोपॉय के मुताबिक हर फ्लाइट में 10 से 12 टन कोकीन जाती थी। पाब्लो एस्कोबार कहता था, राउल कास्त्रो के साथ बिजनेस करना मज़ेदार है, वह गंभीर और मेहनती आदमी है। इस रूट से एस्कोबार के साम्राज्य को और मजबूत किया। लेकिन 1993 में मेडलिन शहर में पुलिस मुठभेड़ में पाब्लो एस्कोबार मारा गया। फिदेल 2016 तक जीवित रहे, लेकिन इन आरोपों को हमेशा खारिज करते रहे। यह कहानी सिर्फ ड्रग्स की नहीं, सत्ता की भूख की है। एक तरफ एस्कोबार जो पैसे से राजनीति खरीदना चाहता था, दूसरी तरफ फिदेल कास्त्रो जो क्रांति बचाने के लिए किसी भी रास्ते को जायज़ ठहराते थे। क्या इन दोनों में दोस्ती का संबंध वाकई था? कई किताबें, इंटरव्यू और DEA रिपोर्ट्स हाँ कहती है, लेकिन ठोस सबूतों की कमी है। ज़्यादातर गवाहियाँ पूर्व अपराधियों की हैं, जो अपनी सज़ा कम कराने या बदला लेने के लिए बोल सकते थे। फिर भी 1989 में जनरल ओचुआ को मौत की सज़ा और क्यूबा से पकड़े गए शिपमेंट इस रहस्य को गहरा बना देते हैं। एस्कोबार की कहानी रोमांचक लगती है, लेकिन असल ज़िंदगी में यह खून और विश्वासघात से भरी है। फिदेल और एस्कोबार का यह कथित दोस्ती इतिहास की उन काली स्याही वाली पन्नों में से एक है, जो कभी पूरी तरह से नहीं खुलती।